हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद MVS क्लासेस। आप सभी दोस्तों का MVS क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और ये जो कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है पूरे विश्व के अंदर, इससे बचे हुए हैं। ठीक है, इससे बचने का आपको भी पता है क्या तरीका है। घर में रहे, सुरक्षित रहें। ठीक है, और इसके दौरान आपको अपने जो टाइम जो आपको मिल रहा है, फ्री जो टाइम मिल रहा है, इस टाइम को आप अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कीजिए, उपयोग कीजिए इस फ्री टाइम का। और ये जो समय है आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चा कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या फिर जैसे टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए काफ़ी ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इस टाइम आप अपने घर पर बैठकर आराम से अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। जैसे कि आने वाले टाइम के अंदर एग्ज़ाम तो होने वाले हैं, हर एक कंपटीशन के एग्ज़ाम होंगे। और मैं आपको ये जो लाइनमैन जो है हमारे पास HSSC के लाइनमैन की तैयारी करवा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप इसकी तैयारी अच्छी तरह ढंग से मेरे साथ कर रहे हैं। ठीक है, और आप अकेले थ्योरी पर डिपेंड नहीं रहना है आपको, साथ साथ में प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, वो साथ साथ में आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस भी लगाते रहना है। ये नहीं मैं बोलता भी आप मेरी ही वीडियोज़ देखें प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस के लिए। आपको जहाँ से अच्छे कंटेंट से वाले क्वेश्चंस मिले आप उनको देखिए और समझिए, समझकर ही उनको क्या अच्छी तरह से उन क्वेश्चंस का जवाब देना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एक और मेरे पास ये प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस है, तो इसमें मेरे पास टोटल 15 क्वेश्चंस रहते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रखता हूँ, 15 क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छे लेवल के रहते हैं। और मेरा यही मानना है, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूँ बिल्कुल मैं आपको डिटेल से एक एक क्वेश्चंस बताता हूँ। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ रहा है। फिर भी अगर किसी प्रकार का किसी भी टाइप के क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से क्या दे रखा है, R प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधकों के कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। हमारे पास R प्रतिरोध वाले हैं, यानी कि इसके अंदर वैल्यू हमें सेम दे रखी है। R प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधकों के कितने हम संयोजन बना सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आपको पता होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर होगा 4। ठीक है, हम 4 संयोजन बना सकते हैं। ये तो हुआ इस टाइप के क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पर इनकी वैल्यू अलग अलग हो तो क्या करोगे आप, तो आपको क्या करना है, 2 की पावर n डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर आपके पास जो n होगा, n क्या होगा, n हमारा होगा नंबर ऑफ प्रतिरोध। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ प्रतिरोध कितने हैं वो हमारे पास क्या होगा, n होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास अलग अलग वैल्यू होती, तो यहाँ पर मेरे पास जो 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 2 की पावर 3 लगाऊंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 3 8। यहाँ पर मेरे पास 8 संयोजन बन सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4। अगर अलग अलग वैल्यू हो तो कितना होगा, 8। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4 समरूप प्रतिरोधकों को पहले समानांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 4 है हमारे पास प्रतिरोध। ठीक है, पहले किस में जोड़ा गया है, समानांतर क्रम में। मैं जोड़ देता हूँ, ये मेरे पास एक प्रतिरोध, दूसरा, और मेरे पास ये तीसरा, और ये है चौथा प्रतिरोध। इनको मैंने जोड़ दिया समानांतर क्रम में। ठीक है, अब हमारे पास मैं इसकी वैल्यू सेम ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने इनके सभी की वैल्यू R ले रखी है। ठीक है, सभी की वैल्यू मैंने R मान ली। तो अब मेरे पास जो टोटल इनका प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, R/4। ये मेरे पास इसका कुल प्रतिरोध निकल जाता है। फिर क्या किया है, फिर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब हमारे पास जो 4 प्रतिरोध है उनको मैंने जोड़ दिया किस में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये भी मेरे पास R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है। इनको मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, तो मेरे पास कितनी वैल्यू मिलेगी, 4R। ये मेरे पास श्रेणी क्रम की वैल्यू मिल जाती है। पहले संयोजन का परिणामी प्रतिरोध दूसरे संयोजन के परिणामी प्रतिरोध से कितना होगा, आपको ये बताना है, कितना गुना होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो R हमने पैरेलल के अंदर निकाला है वो कितना मिला है हमें, R/4, और R हमने सीरीज़ के अंदर निकाला वो कितना मिला है, 4R। तो मैं आपको बताता हूँ हमें क्या मिला है। R हमारे पास पैरेलल के अंदर और बटा में क्या होगा, R सीरीज़ के अंदर जो हमने कैलकुलेट किया है, तो पैरेलल के अंदर हमारे पास कितना था, पैरेलल के अंदर था R/4, और सीरीज़ के अंदर कितना है हमारे पास 4R। इसको मैं ऊपर लेके आऊँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, R/4 गुणा में
4R, ठीक है। R से R कैंसिल होगा तो 1 बटा क्या मिलेगा हमें, 1/16 मेरा क्या होगा, राइट आंसर इसका मिल जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और यहाँ पर लगभग बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से इसको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 3 ओम प्रतिरोध को एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया है, किन्हीं दो कोने के बीच में प्रतिरोध क्या होगा। अब हमारे पास 3 ओम के मेरे पास प्रतिरोध जो रखे हैं और उनको त्रिभुज के अंदर जोड़ा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली प्रैक्टिस सेट के अंदर करवाया था। तो ये मेरे पास ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, ठीक है। ये मैंने मान लिए 2 कोने, ठीक है। अब इसका टोटल प्रतिरोध मुझे निकालना है और ये क्वेश्चन सेम मैंने इसी तरह का पिछले वीडियोज़ के अंदर मैंने बताया है, अच्छी तरह से समझाया है। जिस भी स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा है तो इस क्वेश्चन को वो आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। सोल्डर इज एन एलॉय, हमारे पास सोल्डर जो है वो किसका एलॉय है, मिश्र धातु किस से बना हुआ है सोल्डर हमारा, आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर टिन और लेड का हमारे पास सोल्डर जो बना हुआ होता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको वैल्यूज़ पूछ सकते हैं, जैसे कि टिन की कितनी वैल्यू होती है और लेड की कितनी वैल्यू होती है। तो टिन हमारे पास होता है 37% और जो मेरे पास लेड होगा वो होता है 63% इसके अंदर माना जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएल 2016 TGT 2 एग्ज़ाम डेट हमारे पास ये दी रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब आर का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार बताया है, ρL/A, ठीक है। लगभग क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको 100% देखने को मिलेगा। किसी भी टाइप का अगर कंपटीशन एग्ज़ाम भी है, नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम भी है, उसके अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले के बेस पे। तो आपको ये फॉर्मूला पक्का याद होना चाहिए। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है जो हमारे पास क्या है, सबसे पहले रो होती है। रो हमारी किस पर डिपेंड करती है, रो हमारी डिपेंड करती है पदार्थ पर। पदार्थ किस चीज़ का बना है, सोने का है, चांदी का है, तांबे का है, अलग अलग हमारे पास उसकी प्रतिरोधकता होती है। अल हमारे पास लंबाई है जो कि आर और अल के संबंध है हमारे पास समानुपाती का। ए हमारा है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो कि हमारा आर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर मेरा राइट आंसर क्या है, आर बराबर 1/A है, जो कि एरिया दे रखा है यहाँ पर कि क्या है हमारे पास, एरिया की व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था मृदु सोल्डर का संयोजन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया सोल्डर के अंदर कौन कौन सी धातु यूज़ कर रहे हैं, लेड और टिन। इनकी मैंने आपको वैल्यू बताई थी अभी, 37% हमारे पास लेड होता है और 63% हमारे पास क्या होगा, टिन होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए ही हमारा राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सोल्डरिंग में भराव धातु का गलन बिंदु होता है, ठीक है। जो सोल्डरिंग के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर मेटल यानी कि हम जैसे कि कोई हमारे पास 2 धातु है, इनके बीच में हमें ज्वाइंट करना है इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक तो हमारे पास सोल्डरिंग आयरन होता है, ये आप मान लीजिए सोल्डरिंग आयरन है, और दूसरी साइड से हम एक धातु को पिघलाते हैं, वो हम मानते हैं उसको फिलर, ठीक है। तो ये फिलर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, पिघलने का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, वो होगा हमारे पास 420 के ऊपर हमारा उसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसके अंदर, UPRV UNL के अंदर, TGT 2 के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर हमारे पास 420 डिग्री के ऊपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 3 समान प्रतिरोध, पहले समांतर क्रम में, उसके बाद में श्रेणी क्रम में। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर करवाया था। क्या है, हमारे पास 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू सेम है, पहले समानांतर क्रम में है, आर इसकी है, आर वैल्यू इसकी है, आर वैल्यू इसकी है। अब इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा, R/3 मेरा कुल प्रतिरोध होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, यहाँ पर दे रखा है श्रेणी क्रम में, ठीक है। आर और आर मेरे पास, इसका टोटल आर कितना होगा, 3R हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पहले को दूसरे के साथ संयोजित करने पर
परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि मेरे पास जो हमने R पैरेलल के अंदर निकाला है बटा में R सीरीज़ के अंदर जो निकाला है उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा, वो क्या है हमारे पास पैरेलल के अंदर ये है, सीरीज़ के अंदर ये है, बस वैल्यू हमें पुट करनी है। जैसे कि R हमारे पास पैरेलल में, R हमारे पास सीरीज़ में, पैरेलल में क्या है हमारे पास R/3 और सीरीज़ में क्या है हमारे पास 3R होगा। इसके अंदर क्या होगा मेरे पास R से R कैंसिल होगा तो क्या बन जाएगा 1/9 मेरा राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 1/9 गुना इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या है अच्छी तरह से समझना होगा और इनको देखना होगा। फिर भी क्या है अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कलर कोडिंग के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर कलर कौन कौन सा दे रखा है आपको, हरा दे रखा है, काला है, सुनहरा यानी कि आपको यहाँ पर क्या है सबसे पहले ग्रीन, ब्लैक, गोल्ड, उसके बाद क्या है सिल्वर दे रखा है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर कलर कोडिंग निकालनी होगी। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको पता होता है क्या बी बी रॉय हैज़ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कलर कोडिंग रहती है। तो क्या दे रखा है सबसे पहले हरा है जो हमारे पास ग्रीन में होगा। ठीक है, ये शुरू होता है 0, 1, 2, ये मेरे पास 3, ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो ग्रीन का सबसे पहले लिखेंगे हम 5। ठीक है, उसके बाद एक डिजिट और लिखते हैं। तो अगला मेरे पास कलर कौन सा है, काला कलर है। ठीक है, हरे के बाद मेरे पास क्या है काला कलर दे रखा है। तो ब्लैक का क्या होता है मेरे पास, ब्लैक का होता है सबसे पहले 0, तो वो मेरा बनेगा 50। ठीक है, 50 आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है जो कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही बन जाता है। आगे हम और करते हैं इसके अंदर। आगे क्या दे रखा है, ग्रीन को देख लिया, ब्लैक को देख लिया, हमने दो डिजिट लिख दिए हैं। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा मेरे पास, गोल्ड को देखने के लिए हमारे पास क्या है, गोल्ड का मेरे पास ये जो हम स्टार्टिंग वाला जो डिजिट लिखते हैं वो हमारे पास क्या बनता है 0 बनता है, उसको हम नहीं लिखेंगे गोल्ड के अंदर। आगे क्या है मेरे पास सिल्वर का क्या होगा, गोल्ड का होता है मेरे पास ±5% और सिल्वर का मेरे पास होता है ±10%। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सिल्वर का क्या लिखेंगे यहाँ पर ±10% साथ में लिख देंगे। तो आंसर क्या होगा 50 ओम ±10% इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलर कोडिंग पे भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, आपको कलर कोडिंग अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है कलर कोडिंग में तो आप हमें ज़रूर बताइए। मैंने वैसे आपको थ्योरी की वीडियो डाल रखी है कलर कोडिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर, बिल्कुल डिटेल से आपको समझाया हुआ है, एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिए आप। आगे दे रखा है किरचॉफ का नियम इसके साथ लागू नहीं होता। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर क्या है मेरे पास किरचॉफ का जो नियम सभी को पता होता है क्या होता है। ठीक है, तो इनमें से किरचॉफ का नियम इसके साथ लागू नहीं होता। सबसे पहले हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, वितरित मानकों को, लंप्ड पैरामीटर, पैसिव और नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमारे पास इस टाइप के आंसर को देखने के लिए आपको याद रखना होगा हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होते हैं उनके अंदर हमारे पास किरचॉफ का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, आपको ये याद रखना है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है उसके अंदर हमारे पास किरचॉफ का नियम लागू नहीं होता। लंप्ड पैरामीटर के अंदर लागू होता है। पैसिव एलिमेंट आपको पता है कौन कौन से होते हैं, जो कि हमारे पास RLC जो हमारे होते हैं पैसिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर लागू करते हैं। नॉन लीनियर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उनके अंदर भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है उसके अंदर हम किरचॉफ का नियम का लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब हमारे पास कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध हमारा है वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं हम। अब आपको पता है प्रतिरोध बढ़ाने के लिए हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर ρL/A। ठीक है, लंबाई बढ़ाएंगे तो हमारे पास प्रतिरोध बढ़ेगा, ये आपको पता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम फेरों की संख्या बढ़ा देंगे, ठीक है, जो हमारे पास इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न है, हमारे पास पहले इतने टर्न थे, मान लीजिए अब हमने टर्न्स बढ़ा दिए हैं तो इसकी लंबाई भी बढ़ी है, लंबाई बढ़ी तो R बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट वाला ऑप्शन भी दे रखा है फेरों की संख्या बढ़ा देंगे। आगे क्या दे रखा है, पतले तार का उपयोग करके, ठीक है,
पतले तार का उपयोग करेंगे तो भी हमारे पास क्या है, इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ये भी क्यों बढ़ेगा, R बराबर रो एल बटा ए, ठीक है। अब एरिया अगर हम कम रखेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया कम करेंगे, पतला तार यूज़ करेंगे, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो हमारे पास प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो हमारा इस हिसाब से राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम हो सकता है, ठीक है। जो हमारे पास ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ है जिसका परिणाम क्या हो सकता है, इस टाइप का हमारे पास कोई हमारा पद नहीं होगा, ठीक है। ड्राई सोल्डर नामक कोई पद नहीं होता। ये वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो ड्राई सोल्डर नामक कोई पद नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध, टंगस्टन फिलामेंट है उसका प्रतिरोध जो है वो लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है, लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ घटता है, लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बदलता नहीं है। अब आपको क्या है, वोल्टेज के नियम पे क्या सिस्टम होगा हमारा प्रतिरोध के साथ, तो आपको पता है V बराबर IR होता है, ठीक है, ये आपको पता है। यहाँ पर क्या हुआ, वोल्टेज मान लीजिए हमने बढ़ा दी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। R बढ़ेगा तो हमारा टंगस्टन का जो प्रतिरोध है वो क्या हो गया, बढ़ गया इसके अंदर। तो यही बात होती है हमारे पास, लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ क्या है, इसका बढ़ता है, सॉरी यहाँ पर घटता नहीं है, बढ़ता है। लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ ये बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो टंगस्टन फिलामेंट है उसका क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव तापक गुणांक होता है। पॉजिटिव तापक गुणांक का मतलब क्या है, तापमान बढ़ेगा तो हमारा प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा वोल्टेज यूज़ करेंगे तो ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। कब, जब हम ज़्यादा वोल्टेज यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 1 एम्पियर धारा है, R ओम में प्रतिरोध है तथा T सेकंड में समय है तो उत्पन्न ऊष्मा दी जाती है। अब आपको ऊष्मा का फॉर्मूला पता है, H बराबर I² RT, ठीक है। ये हमारे पास ऊष्मा का फॉर्मूला होता है जो कि इसकी इकाई होती है जूल के अंदर। यहाँ पर सोचने वाली बात है, हीट की इकाई क्या होगी हमारे पास, ऊष्मा की इकाई क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं, हमारे पास I² RT जूल कहीं पर है, जूल पर हमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं दे रखा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस जूल को हमें कैलोरी में बदलना होगा। तो कैलोरी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, कैलोरी में बदलने के लिए हम करते हैं H बराबर I² RT बटा में क्या कर देंगे, 4.18 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू किस में बदल जाएगी, ये पूरी वैल्यू हमारी कैलोरी में बन जाती है, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू कैलोरी के अंदर मान आ जाएगा, ठीक है। आपको डिवाइड करना है 4.18 से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 ओम, 10 ओम, 15 ओम के 3 प्रतिरोधकों को 30 वोल्ट के समानांतर में जोड़ा गया है। तो 3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान हमें निकालना है, ठीक है। इसको किस में जोड़ रखा है, समानांतर क्रम में जोड़ रखा है, पैरेलल क्रम में जोड़ा हुआ है। तो हम मान लेते हैं, एक मेरे पास ये है 3 ओम का, दूसरा मेरे पास कितना है 10 ओम का, तीसरा मेरे पास है 15 ओम का, ठीक है। इसमें पैरेलल क्रम में मैंने जोड़ दिया। टोटल वोल्टेज कितनी दे रखी है, 30 वोल्टेज, टोटल वोल्टेज मेरे पास है 30 वोल्ट है मेरे पास टोटल वोल्टेज। अब पूछा क्या गया, 3 ओम प्रतिरोध के अंदर हमारे पास धारा कितनी होगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास प्रतिरोध है और आपको पता है पैरेलल के अंदर मेरे पास वोल्टेज सेम रहती है, यानी कि 3 ओम के अंदर वोल्टेज 30 होगी, 10 ओम के अंदर भी वोल्टेज मेरी 30 होगी, 15 ओम के अंदर भी मेरी वोल्टेज 30 ही होगी। तो हमारे पास यहाँ पर R दे रखा है और मेरी V कितनी है, यहाँ पर 30 V है। तो हम करंट आसानी से निकाल सकते हैं, V बटा R। V कितनी है 30, R कितना है यहाँ पर 3, इसको कैंसिल करूँगा, क्या बनेगा 10 एम्पियर मेरा किसके अंदर फ्लो होगा, 3 ओम के अंदर फ्लो होगा। तो B इज़ द राइट आंसर। मान लीजिए आपसे 10 ओम के अंदर पूछ लिया जाए, जैसे कि आपका ये सर्किट था, दोबारा बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरे पास 3 ओम है, ये मेरे पास 10 है, ये मेरे पास 15 ओम है। आपको पूछ लिया जाए ये वोल्टेज मेरी है 30, 10 ओम के अंदर कितना प्रतिरोध होगा, सॉरी धारा कितनी होगी 10 ओम के अंदर। तो मेन वोल्टेज कितनी है हमारी 30,
10 ओम के अंदर वोल्टेज कितनी होगी, 30 होगी। तो करंट निकालना है, I बराबर V बटा R। वोल्टेज कितनी है, 30, R कितना है यहाँ पर 10, तो मेरे पास कितनी एम्पियर होगा, 3 एम्पियर 10 ओम के अंदर हो जाता है। 15 ओम के अंदर कितना होगा, हमें 15 से डिवाइड करना है, तो 2 एम्पियर मेरा करंट बन जाता है 15 ओम के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो आज हमने टोटल 15 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। आपको क्या करना है, आपको ये सारे क्वेश्चंस पहले पढ़ने होंगे, उसके बाद आपका आंसर क्या रहता है उसको आपको लिखना होगा साइड में, और उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन करके बताता हूँ भी किस टाइप में इसका आंसर ये निकला है। आपका स्कोर कितना बनता है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, और जो भी क्वेश्चंस मैं बीच बीच में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। ठीक है, तो आप क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका जवाब दीजिए। इसी तरह से क्या है, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए धन्यवाद।